वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आज 8th क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर लेकर आई हूँ, फोर्स एंड प्रेशर। लास्ट वीडियो से पहले ही मुझे 8th क्लास के बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि उनको इस चैप्टर में थोड़ा डाउट है, ये चैप्टर उन्हें प्रैक्टिकली समझ में नहीं आ रहा। तो उनकी इस रिक्वेस्ट को कंटिन्यू करते हुए, उनकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते हुए आज हम ये चैप्टर करेंगे, फोर्स एंड प्रेशर। ये साइंस का चैप्टर है, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा। बट बिफोर वॉचिंग माई चैनल प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ही हम लोग एक दूसरे के साथ यूनाइट होंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ कनेक्ट हो सके, और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। देन हियर इज अ चैप्टर, फोर्स एंड प्रेशर ऑफ 8th क्लास। अब आपने देखा होगा बच्चों ने कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और उनके बारे में हम कंसीडर भी नहीं करते ज्यादा। जैसे एक बॉल अपनी रेस्ट पोजीशन पे है और हमने उसको पुश किया तो वो फॉरवर्ड जा रही है। अगर आप उसे धीरे से किक करोगे तो वो थोड़ा धीरे से आगे जाएगा। अगर आप उसको फुल फोर्स के साथ किक करोगे तो बॉल बहुत दूर तक जाती है। तो ये फोर्स क्या है? जो आपका चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, उसमें ये पूछा जाएगा कि फोर्स है क्या। हम कुछ खींचते हैं, उसमें भी हमारी फोर्स लगती है। हम किसी चीज को धक्का देते हैं, उसमें भी हमारी फोर्स लगती है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी जगह पर अपने बल का प्रयोग करना, अपनी फिजिकल एबिलिटी का प्रयोग करना, चाहे खींचने में हो चाहे धक्का लगाने में हो, जहां पर भी आप अपने बल का प्रयोग करते हो किसी चीज को अपनी तरफ खींचने के लिए या किसी चीज को दूर फेंकने के लिए, तो उसे हम कहते हैं फोर्स। ठीक है। द एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, दीज ऑल आर डिस्क्राइब्ड एज अ टास्क। और ये जितने भी टास्क के मैंने नाम लिए हैं, जैसे कि खींचना, खोलना, बंद करना, धक्का देना, किसी चीज को उठाना, फ्लिकिंग करना, पुशिंग करना, पुलिंग करना, इन सब में हमारी ये फोर्स अप्लाई होती है। और जहां पर ये फोर्स अप्लाई होती है इन फॉर्म ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग, इट इज कॉल्ड फोर्स। तो हम जब अपने बल का प्रयोग करते हैं, अपनी मस्कुलर पावर का इस्तेमाल करते हैं, या अपने लेग्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं पूरी ताकत के साथ, तो वो एक्टिविटी हमारी कहलाती है फोर्स। अब इसमें देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, मूविंग अ बुक प्लेस ऑन अ टेबल, इट कैन बी पुश, आप उसको आगे धक्का दे रहे हो, इट कैन बी पुल, आप उसे खींच रहे हो, दोनों है। अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, पेनल्टी किक में क्या होता है कि फुटबॉल रखी जाती है और आपने उसको किक करना है, और गोलकीपर का काम है कि उसको गोल नहीं करने देना। तो गोलकीपर अपनी मस्कुलर पावर का इस्तेमाल करेगा उस बॉल को रोकने के लिए, और हम लोग अपने जो प्लेयर्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे अपने पैरों का उस बॉल को किक करके उस गोलकीपर तक पहुंचाने के लिए। तो दोनों में ही फोर्स अप्लाई हो रही है, एक उसको पुश कर रहा है और एक उसको रोकने के लिए अपनी मस्कुलर पावर का इस्तेमाल कर रहा है। तो बोथ ऑफ देम आर यूजिंग देयर फोर्स, वन फॉर मूविंग एंड वन फॉर स्टॉपिंग द बॉल। नाउ व्हाट इज फोर्स? इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, एक्चुअली अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज को धक्का देना या किसी चीज को खींचना, साइंटिफिकली भी कहलाता है फोर्स। We can say that the motion impaired to object was due to the action of force. तो जो भी मोशन होते हैं, मूवमेंट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में जो नॉन लिविंग है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, तो उस पर हमारी फोर्स अप्लाई होती है। इसका आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपने साइकिलिंग की होगी जरूर, या आप अभी भी करते होंगे। तो हम जब साइकिल पर होते हैं, अगर साइकिल हमारी रेस्ट पोजिशन पे है तो वो जीरो है, ठीक है, उसका फोर्स जो है वो जीरो है। अब एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो यहां से वहां ट्रेवल कर रहा है, वहां से वहां ट्रेवल कर रहा है, तो अपने आप तो वो ट्रैवल करेगा नहीं ना, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। तो हम साइकिल पर बैठते हैं और पैडलिंग करते हैं, पैडल मारते हैं ना। तो अगर हम पैडलिंग स्लो कर रहे हैं तो हम कम डिस्टेंस कवर करेंगे और ज्यादा टाइम लेंगे। समझ रहे ना आप मेरी बात को? हम जब पैडलिंग करते हैं स्लोली तो हम ज्यादा टाइम लेते हैं और कम डिस्टेंस कवर करते हैं, बट फोर्स वहां पर भी है। और जब हम पैडलिंग बहुत तेज करते हैं, यानी कि हम साइकिलिंग बहुत तेजी से करते हैं, तो हम ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं और टाइम कम लेते हैं। तो यानी कि उसमें हमारी फोर्स ज्यादा अप्लाई होती है, हम जल्दी थक जाते हैं, हम जल्दी रेस्टलेस हो जाते हैं। तो दोनों ही केसेस में फोर्स अप्लाई हो रही है, एक में कम हो रही है, एक में ज्यादा हो रही है। देन द नेक्स्ट इज फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। फोर्सेस हमेशा इंटरैक्शन में होता है,
आप हवा में हाथ फैला रहे हो, इट इज नॉट अ फोर्स, क्योंकि कोई आवाज नहीं होगी, कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई मोशन नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर एक रुकी हुई गाड़ी है और उसको हमने चलाना है, तो वो जो रेस्ट पोजीशन पे है उसको मूव करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। गाड़ी चलाने का मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी से बाहर खड़े होकर गाड़ी को धक्का लगा रहे हो, धक्का लगाना भी फोर्स है, लेकिन वो आपसे मूव नहीं होगी। गाड़ी को मूव करने का मतलब है कि आप गाड़ी के अंदर गए, आपने उसमें चाबी लगाई, उसको स्टार्ट किया, स्टीयरिंग से मूव किया, और जहां पर भी आपको जाना है आप गाड़ी लेकर जा रहे हो। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। अब उसी तरह से इसमें एग्जाम्पल दिया जा रहा है, आप अपनी बुक में ध्यान दीजिएगा बच्चे, कि दो लड़कियां आपस में एक दूसरे को पुश कर रही हैं और दोनों ऑलमोस्ट इक्वल वेट की, इक्वल हाइट की हैं। जब दोनों तरफ से फोर्स बराबर हो, ज्यादा कम या ज्यादा डिफरेंस ना हो, इक्वल फोर्स हो, इक्वल हाइट हो, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि जो डिस्टेंस कवर अप होगा, वो ज्यादा नहीं होगा। लेकिन एक बहुत भारी भरकम आदमी है लड़की, एक पतली दुबली लड़की को अगर फोर्स अप्लाई करती है, तो नेचुरल सी बात है जो भारी वजन वाला इंसान है वो कम वजन वाले इंसान को आराम से पुश करता हुआ, धकेलता हुआ ले जाएगा। यानी कि जहां पर अनइक्वल फोर्स होती है वहां पर हमें एक्शन और रिएक्शन ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जहां फोर्स ज्यादा होगी वहां पर हमें एक्शन और रिएक्शन दोनों देखने को मिलेगा। The next is a girl in the two situation where here are playing force on each other. It is true for the man and the cow also. अभी आपको मैंने लड़कियों का एग्जांपल दिया। अब सेकंड पिक्चर में आप देखिए कि एक बैल को एक आदमी घसीट रहा है। अब बैल को आदमी घसीट रहा है या बैल आदमी को घसीट रही है, ये तो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में बैल के गले में जो रस्सी बंधी हुई है, आदमी उसको अपनी तरफ खींच रहा है। ही इज ट्राइंग टू पुश, खींचना, लेकिन बैल उसके पास जाना नहीं चाहती, वो अपने आप को पीछे की तरफ धकेल रही है। तो इसमें कैटल यानी कि जो काव है, जो बैल है, वो जीतेगा। क्यों? क्योंकि उसका फोर्स ज्यादा है और उस आदमी के लिए उस बैल को अपनी तरफ घसीटना, उसको खींचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जिसका फोर्स ज्यादा होगा, जिसका वजन ज्यादा होगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी, उसकी तरफ से हमें फोर्स का एक्शन ज्यादा नजर आएगा। तो आई थिंक आपको ये 2-3 एग्जाम्पल से फोर्स का एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा कि फोर्स होता क्या है। नाउ एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। अब मैं आपको एक्टिविटी बताती हूँ जिसमें हम अपनी फोर्स को एक्सप्लोर करते हैं, मतलब हम उसको टेस्ट करते हैं, उसको हम आजमाना चाहते हैं कि फोर्स का एक्चुअल में रिजल्ट क्या होता है। हमने एक बॉक्स लिया जो हेवी है बेसिकली, और उस बॉक्स को एक ही साइड से 2 लोग पुश कर रहे हैं। तो जब वो उस बॉक्स को पुश करेंगे, चाहे वो बॉक्स हैवी है लेकिन 2 या 3 लोग एक साथ हैं, तो वो आसानी से उसको धकेलते हुए आगे ले जाएंगे। लेकिन अगर उसी हैवी बॉक्स को 2 लोग अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होकर पुश करें, इधर से इधर पुश किया जाए और लेफ्ट पे खड़े होकर राइट की तरफ पुश किया जाए, तो ज्यादा मूवमेंट किस तरफ होगी? जहां पर ज्यादा वेट वाला इंसान खड़ा होगा, जिसकी फोर्स ज्यादा होगी, वो जिस डायरेक्शन में बॉक्स को घसीटना चाहेगा वो घसीट लेगा, क्योंकि उसका फोर्स ज्यादा है। और जो कम फोर्स वाला इंसान होगा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो उस इंसान के सामने है जिसका फोर्स ज्यादा है। तो एक्सप्लोरिंग द फोर्स, एक्सप्लोरिंग द फैक्ट ऑन द फोर्स का मतलब है कि जिसका फोर्स ज्यादा होता है उसके लिए पुश करना या पुल करना आसान है। सिमिलरली आप एक एग्जांपल लीजिए, कुएं से पानी निकालना। अगर कोई दुबला पतला इंसान कुएं से पानी निकालता है तो उसको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि बाल्टी भर जाती है और उसे कुएं से खींचकर आपने बाहर लाना है। सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है, ताकतवर है, उसकी मस्कुलर पावर ज्यादा है, तो उसको पानी खींच के निकालने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, उसको थकावट भी ज्यादा नहीं होगी, बिकॉज ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन पर्सन। तो ऐसे केसेस में जिसकी फोर्स ज्यादा होगी उसका रिएक्शन और एक्शन उतना ही आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। नाउ फोर्सेज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर, यानी कि जब 2 व्यक्ति या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर पुश करते हैं एक ही डायरेक्शन में तो वो आसान हो जाता है, और जब 2 व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होते हैं तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे की फोर्स को काटने की कोशिश करता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज मैग्नीट्यूड। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि जो स्ट्रेंथ होती है, जो फोर्स की ताकत होती है, जो उसका एक्चुअल में रीजन है बिहाइंड द एक्चुअल फोर्स, उसे हम उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति एक काऊ को, कैटल को खींच रहा है, तो इसमें जो फोर्स की बात की जाएगी वो मैग्नीट्यूड होगा काऊ का, क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा है एक आम इंसान के वजन से। तो जहां पर फोर्स का ज्यादा आपको एक्शन देखने को मिलेगा वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, क्योंकि उस फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है।
अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का मोशन रोक सकती है, चला सकती है। अगर कोई बॉल बहुत तेजी से हमारी तरफ आती है तो उसे रोकने के लिए या पकड़ने के लिए हम अपने मस्कुलर पावर का इस्तेमाल करके उस बॉल को कैच करने की कोशिश करते हैं, बट उसमें भी हमारा फोर्स अप्लाई होता है क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, अपने हाथों की ताकत लगानी है और उस बॉल को हमें रोकना है। सिमिलरली किसी ने अगर बॉल को बहुत दूर तक फेंकना है तो वो अपने मस्कुलर पावर का या अपने पैरों की पावर का इस्तेमाल करेगा और उसको बहुत जोर से किक मारेगा। जितनी जोर से किक मारी जाएगी वो बॉल उतनी ही दूरी पर जाएगी। तो इसका मतलब है अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे था उसको हम आगे फोर्स के जरिए किक करते हुए आगे दूर तक मूव कर सकते हैं। अभी आपको जो मैंने गोलकीपर का एग्जांपल दिया था, आपको बुक में वो दिया हुआ है, आप प्लीज उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। If the force is directly applied on the direction opposite to the direction of the motion, then the result in a decrease in the speed of the object. अगर एक ऑब्जेक्ट हमारे सामने बहुत तेजी से आ रहा है और हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम उसकी पोजीशन को स्टेबल करने के लिए हम उसको रोक सकते हैं, यानी कि हमारी फोर्स ज्यादा है उस ऑब्जेक्ट की फोर्स से, इसीलिए हमने उसको रोक दिया। इसके बाद आपको एक एग्जांपल दिया जा रहा है। Let us consider some more examples. In a game of volleyball, players often push the moving ball to their teammates and to make a winning move. Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. In a cricket, the batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with the bat. Is there any change in the direction of the motion of the ball? एक क्रिकेट में बैटमैन बॉल को हिट करता है लेकिन वो हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो बैट का इस्तेमाल कर रहा है और वो बैट उसने हाथ में पकड़ा है। तो उस केस में जो बॉल है वो स्टेडियम से बाहर भी जा सकती है, ऑडियंस पर भी जा सकती है और जाती भी है। जब छक्का लगता है तो जो बॉल होती है वो ऑडियंस की तरफ जाती है, तो उसमें फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई की गई है। लेकिन वॉलीबॉल में ऐसा नहीं होता कि आप इतनी जोर से स्ट्राइक करो कि बॉल आपकी ऑडियंस तक चली जाए। तो इसीलिए क्रिकेट में आपको अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि आपकी मस्कुलर पावर की स्ट्रेंथ और आपके बैट की स्ट्रेंथ की वजह से जो बॉल होती है वो स्टेडियम क्रॉस करके ऑडियंस की तरफ चली जाती है। In short, we can say a change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change in its state of motion, and a force may bring a change in the state of motion of an object. हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को, उसके मोशन को, उसकी डायरेक्शन को बदल सकता है। तो स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ, एक बार इसे रिपीट कीजिए। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड by its speed and the direction of the motion, यानी कि हम कितनी स्पीड से, कितना फोर्स अप्लाई करते हुए हम उस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं और इसी पर डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। An object may be at rest or in motion. एक ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन पे भी हो सकता है, रुका हुआ भी हो सकता है, और अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मूवमेंट यानी मोशन में भी हो सकता है। आज का चैप्टर हम यहीं तक करेंगे। इसके टॉपिक्स आगे थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़े से अलग हैं, तो आप प्लीज यहाँ तक 7 पेजेस जो मैंने आपको बताए हैं आप प्लीज इन एक्टिविटी के साथ पढ़िएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे you know very well that you can call me, you can WhatsApp me or comment me on my channel, and please it's my request, आपको जो भी डाउट है ऑल ओवर द इंडिया सारे स्टूडेंट्स आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप जिस लेवल पर भी हैं, कॉलेज तक के स्टूडेंट्स, अपने सब्जेक्ट और अपनी क्लास मेंशन करके आप मुझे बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उनकी वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें। आई एम गेटिंग द रिक्वेस्ट ऑफ द 12th क्लास स्टूडेंट्स ऑल्सो फॉर द पॉलिटिकल साइंस। तो आफ्टर दिस चैप्टर I will try to take the class of 12th class Pol Science Contemporary World. I will try my best to make you understand the chapter. So till then, take care of yourself and your family, and please do like, share and subscribe me. Take care. Goodbye.